विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं, जिसका आज हम करेंगे पेज नंबर 19, 20 और 21, जिसमें हमारा है पता लगाइए। पहला प्रश्न है पता लगाइए में 10 अंकों की संख्या बनाने के लिए 0 से 9 तक सभी अंकों को एक बार प्रयोग करते हुए लिखिए 5 अंकों का सबसे बड़ा गुणज और सबसे छोटी सम संख्या। अब जो हमने 10 अंकों की संख्या जो हम यहाँ पे बनाएंगे, जो 0 से 9 तक होगी, उसका पहला अंक ना इन्होंने बोला है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 से 9 तक अगर हम जो इसमें 10 अंकों की संख्या बनाएंगे, उसका हमें 5 का सबसे बड़ा गुणज जो है वो बनाना है। पहले हम 5 का सबसे बड़ा गुणज बनाएंगे, 0 से लेकर 9 तक की सभी अंकों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सबसे छोटी सम संख्या बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं, जो 10 अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक के जो 10 अंक है, पहले हमें उनको घटते क्रम में जो है वो व्यवस्थित करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहला जो हमें 5 का सबसे बड़ा गुणज बनाना है ना, तो अंकों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या आ जाएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब ये जो हमने संख्या बनाई है, इसमें सबसे पहले 0 तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे सबसे आखिर में रख दिया और इस तरीके से लिखा कि ये हमारी जो है, हमने इसको घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब जिस भी संख्या, कोई भी अगर हमें संख्या दे रखी हो, तो अगर उसके पीछे 0, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक संख्या लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 50, ठीक है, या मैंने लिखा यहाँ पर 260, तो जिस भी संख्या के पीछे हमारा एक अंक 0 होता है, वो हमारा 5 का गुणज होता है। तो ऐसे ही इस संख्या के पीछे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसके पीछे हमें क्या दे रखा है, एक 0 हमारा आ गया। तो ये जो संख्या बन गई ना हमारी, ये पूरी की पूरी एक ऐसी बड़ी संख्या है जो हमारी 5 का गुणज है। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को देखो, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि 10 अंकों की संख्या बनाने के लिए 0 से 9 तक के सभी अंकों को एक बार प्रयोग करते हुए लिखिए 5 का सबसे बड़ा गुणज। उसमें पहला अंक 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करा, घटते क्रम में व्यवस्थित किया, पहला अंक 0 नहीं रखा और 5 के जितने भी गुणज होते हैं, सभी गुणज 5 या 0 पर समाप्त होते हैं, या तो वो 0 पे समाप्त होंगे या 5 पर। जैसे कि 25, 265, ये देखो, या तो 5 पे समाप्त होंगे या 0 पे समाप्त होंगे। जब भी हम 5 के गुणज देखते हैं कि 5 के गुणज की संख्या कौन सी है, तो जो वो समाप्त होती है या 0 पे होती है या 5 पे होती है। ऐसे ही ये जो हमारी संख्या 0 पे समाप्त हो रही थी, तो ये हमारी एक बड़ी संख्या बन गई 10 अंकों की, जो 5 का क्या है, गुणज है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने हमें, सबसे छोटी सम संख्या। अब हमें सबसे छोटी सम संख्या बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चूँकि कोई संख्या 0 से शुरू नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, 1 पहले लिख देंगे, 0 बाद में लिख देंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो, पहले आप इसको बढ़ते क्रम में लिखना, फिर ये लिख देना, चूँकि कोई संख्या 0 से शुरू नहीं हो सकती, इसलिए सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो गई। अब उपरोक्त संख्या को सम संख्या बनाने के लिए अंतिम 2 अंकों को आपस में बदल दें। अब आखिर में क्या है यहाँ पे, 8 और 9, लेकिन हमें तो सम संख्या बनानी है। सम संख्या बनाने के लिए आखिर में जो हमारी जो पूरी की पूरी संख्या है ना, वो कहाँ पर समाप्त होनी चाहिए, या तो वो आखिरी अंक हमारा 2 होना चाहिए, 4, 6, 8 ये होना चाहिए, या फिर 0 भी होगा तो भी ठीक है। तो वो हमारी एक सम संख्या जो है वो बन जाती है। सम संख्या कौन सी होती हैं, जो हमारी 2 से भाग हो जाती हैं। तो आखिर में अगर यहाँ पर 8 आ जाए ना, तो फिर ये हमारी पूरी जो है एक सम संख्या बन जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आखिर की जो 2, अंतिम की जो 2 अंक है, उसको आपस में हम बदल दें। अगर हम यहाँ पे 8, 9 को 9, 8 कर दे, तो अब ये हमारी सबसे छोटी जो है क्या बन गई, सम संख्या बन गई। तो यहाँ पर हमने 10 अंकों का इस्तेमाल करके सबसे छोटी सम संख्या बनाई और 10 अंकों का इस्तेमाल कर हमने 5 का बड़ा गुणज बनाया। तो यही हमें इसमें करना था।
अब हमारा इसमें आ जाता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दे रखा है कि संख्या 10,30,285 शब्दों में 10,30,285 जिसमें 14 अक्षर, जैसे कि इसमें 2, फिर ये 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अक्षर हैं। 7 अंकों की ऐसी संख्या का नाम लिखिए जिसमें अक्षरों की संख्या अधिकतम हो। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, 7 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें कितने अंक होने चाहिए, 7। इसमें कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 7 अंक हैं। तो हमें 7 अंकों की ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें अक्षरों की संख्या अधिकतम हो। जैसे इसमें अक्षरों की संख्या 14 है ना, तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि जिसमें अक्षरों की संख्या अधिकतम हो। ऐसे ही 7 अंकों की, जैसे ये ना, ऐसे ही भी हमें 7 अंकों की ही लिखनी है, ठीक है। लेकिन उसमें अक्षरों की संख्या जो है वो अधिकतम हो। कौन से अक्षर, जैसे कि ये है 10,30,000, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे किए ना, हमने इसको गिना है। तो जैसे हम वो जो संख्या लिखेंगे, तो जब हम उसको लिखेंगे तो उसके अक्षर ज़्यादा होने चाहिए, अधिकतम होने चाहिए। तो वो संख्या आपकी होगी 77,77,777। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये हो गए। अब ये जो आधे त हैं वो भी गिनो, 23, 24, 25, 26, ठीक है। तो 26 अक्षर हो गए, तो ये अधिकतम हो गए हमारे पास। तो वो संख्या कौन सी है, वो 7 अंकों की ये संख्या है जिसमें हमें अक्षर जो हैं वो अधिकतम मिले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न 3, 9 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए, 9 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जिसमें किन्हीं 2 अंकों को परस्पर बदलने पर एक बड़ी संख्या प्राप्त हो। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, क्या लिखना है, 9 अंकों की ऐसी संख्या हमें लिखनी है कि जिनमें किन्हीं 2 अंकों को परस्पर बदलने पर, अगर उनको परस्पर बदल देते हैं तो हमें एक क्या मिल जाती है, बड़ी संख्या प्राप्त होती है। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आप लिखोगे एक 9 अंकों की संख्या जिसमें किन्हीं 2 अंकों को आपस में बदलने पर एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है, वो ये है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप इसके अंदर कोई भी संख्या बदल लो बीच में से, जैसे कि यहाँ पे 9, 8, मैं इसको 6, 7 कर देती हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, तब भी ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी बड़ी संख्या रहेगी। अगर मैं कर देती हूँ 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1 कर देती हूँ, तब भी हमारी ये बड़ी संख्या ही रहेगी। तो ऐसी केवल एक ही संख्या मौजूद है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो ऐसी केवल एक ही संख्या है, ठीक है, ऐसे आप लिख देना। उसके बाद आ जाता है प्रश्न 4। अब यहाँ पर हमें ना कुछ ये संख्या दे रखी है, देखो ये सारी संख्या है। ये जो संख्या है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। 20 अंक लिखे हुए हैं। इसमें से कह रहे हैं अगर 10 अंक हम यहाँ से काट देते हैं या हटा देते हैं तो शेष संख्या संभवतः बड़ी से बड़ी हो। इसमें से 10 अंक हम हटा दें, फिर भी ये जो संख्या है ना हमारी बड़ी ही रहनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे कि यहाँ पर हमने ये संख्या लिख ली, तो जो मूल संख्या है ना, यानी कि जो हमारी ये संख्या है ये 20 अंकों की है। इसमें सबसे बड़ी 10 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमें 10 अंक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बनानी है, 10 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है इसमें से। और अगर 10 बनानी है, ये 20 है, तो हमें 10 हटानी पड़ेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, बाएं से, बाईं तरफ से हम 1, 2, 3, 4 इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 5 को रहने दें, फिर 1, 2, 3, 4 को हटा दें, फिर 5 को रहने दें, फिर 1 और 2 को हटा दें, क्योंकि 4 और 4 8 और 2 10 अंक अब हमने हटा दिए। तो जितने भी अंक बच गए ना, वो अब आप इसको यहाँ पर लिख दो। तो 1, 2 को हटा दें और बाकी अंकों को लिख दो, ठीक है। बाकी अंकों को ऐसे रहने दें। अब जितने भी अंक रह गए ना, उनको आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो ये अंक जो हैं वो आपके रह गए थे, जो आपने यहाँ पर लिख लिए। इसके में मुझे लग रहा है एक मैंने कम लिखा है, यहाँ पे एक और आएगा, हाँ अब ठीक है। तो अब ये हमारे जो हैं, जो बच गया था यहाँ 5 बच गया था, फिर 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे लिख दो। तो यही वो प्राप्त
हमें क्या होगा कि यही वो अंक, वही यहाँ पे क्या बोला था कि हमें 10 अंकों की कौन सी संख्या बनानी थी, 10 अंकों की हमें जो है एक ऐसी संख्या बनानी थी जिसको 10 अंकों को हटाने पर भी ये संख्या बड़ी रहे। तो ये 10 अंक हमने हटा तो दिए लेकिन तब भी ये संख्या हमारी बड़ी ही है। अब 5वां प्रश्न देखो, शब्द 12 और 13 के में अक्षर र और ह, देखो इसमें भी ह आ रहा है, र आ रहा है, इसमें भी र और ह आ रहा है, तो समान है। शब्द 13 और 14 में अक्षर ह समान है। अगर 13 और 14 देखो तो दोनों में ह है, 14 और 15 में देखो तो दोनों में द और ह है। ऐसी दो क्रमागत संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको कहाँ तक गिनना पड़ेगा जिसमें कोई भी अक्षर उभयनिष्ठ ना हो। अगर आप इसको देखो ना, तो अगर इन्होंने 12 13 बोल दिया, 13 14 बोल दिया, 14 15 भी इन्होंने यहाँ पे बोल दिया, अगर आप आगे 16 17 देखो तो दोनों में भी ह आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप 18 या 19 देखते हो ना, तो वहाँ पर जो अक्षर है, कोई भी अक्षर वहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है कि ऐसी दो क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आपको कहाँ तक गिनना होगा। कहाँ तक गिनना होगा हमें गिनना पड़ेगा वहाँ पे 19 तक, क्योंकि 17 18 वहाँ तक तो हमारी जो है संख्या में क्या है, दो संख्या जो दो शब्द हैं वो हम देखते हैं कि समान है। 17 18 उसमें भी समान है, लेकिन 19 में नहीं है ना, 18 19 में नहीं है। तो आप लिखोगे इसके हल में 18 और 19, ये हमारा उभयनिष्ठ में नहीं आ रहा ना। तो हम 19 तक गिनेंगे क्योंकि 18 19 दोनों क्रमागत हैं, एक के बाद एक आती हैं, और कोई भी अक्षर उभयनिष्ठ नहीं है। तो इनमें कोई भी अक्षर जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है। कि दोनों अंक जो हैं क्या हैं, ये दोनों क्रमागत हैं, यानी कि एक के बाद एक आते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी अक्षर उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। समझ में आ गई आपको ये, ठीक है। अब जो प्रश्न 6 है ना, वो मैंने इसमें नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इसका जो हल है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा भी था और आपको ये इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आने वाला था। जैसे ही मुझे इसका कोई आसान तरीका मिलेगा मैं ये प्रश्न ज़रूर इसमें जो है डालूंगी, और जब भी इस पर अपलोड करूंगी उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। अब हम करते हैं प्रश्न 7। एक गणक में केवल 10,000 और 100 में के ही बटन हैं, यानी कि एक कैलकुलेटर में 10,000 और 100 का ही बटन है। इसमें हमें क्या करना है, ये सारे जो हमें नीचे संख्याएं दे रखी है ना, हमें ये दबानी है। तो निम्नलिखित संख्याओं को बनाने के लिए बटन को दबाने की संख्या का वर्णन करते हुए व्यंजक लिखिए। तो इसका हमें व्यंजक भी लिखना है और ये भी बताना है कि हमने बटन कितनी बार जो है वो दबाया। तो सबसे पहले अगर हमारे पास 20,800 है तो हम 2 के बटन को क्या कर सकते हैं, 10,000 बार दबा सकते हैं, और 8 के बटन को 100 बार। तो कुल बटन दबाया कितनी बार, 2 और 8 कितना हो गया, 10 बार। इसी तरीके से इसको हम 9 को 10,000 बार जो है 10,000 वाला बटन हम 9 बार दबाएंगे, और 100 वाला बटन हम 21 बार दबाएंगे। जैसे यहाँ पे 10,000 वाला बटन 2 बार और 100 वाला 8 बार, ऐसे ही यहाँ पे 10,000 वाला 9 बार, क्योंकि यहाँ पर ये 9 कौन से स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है ना, और 21 जो है वो 100 से गुणा होके 2100 बन जाएगा। इसलिए कुल बटन दबाया गया, 9 और 21 को जोड़ दो, 30 बार जो है वो बटन दबाया गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, अगला है 1,20,500। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, अगर इसको हम दोनों को साथ में लें तो ये 12 जो है वो 10,000 के स्थान पे आ जाता है। तो 12 को क्या करा, 10,000 वाला बटन 12 बार दबाया, 500 तो 100 वाला बटन 5 बार दबाया, कुल 12 और 5 17 बार जो बटन दबाया। अब जो यहाँ पर है 653, उसके आगे ये जो, अगर हम 653 को देखें तो ये हमारा 10,000 के स्थान पे अगर हम पूरा एक साथ लेते हैं तो इसको सीधा 10,000 वाला बटन 653 बार दबाया गया। तो कुल बटन कितनी बार दबाया गया, 653 बार। अब ई वाला देखो, यहाँ पे जो 702 है ये भी 10,000 के स्थान पे आ जाता है हमारा। अगर हम गिने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये इसको हम साथ में लें तो ये 10,000 के स्थान पे आ गया। तो 702 ले लिया हमने, 702, यानी कि 10,000 वाला बटन 702 बार दबाया गया। उसके बाद 57, ये वाला बटन 100 वाला बटन 57 बार दबाया गया। तो कितना हो गया, कुल बटन दबाया गया यहाँ पर 759 बार दबाया गया। ठीक है, 702 को 57 को जोड़ोगे तो 759 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें
प्रश्न 8, कितने लाख मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं? कितने लाख, ठीक है, पहले तो कोई पता होना चाहिए लाख और बिलियन में कितनी जो है वो ज़ीरो आती है, ये भी पता होना बड़ा ज़रूरी है। हमने जो है जब ये चैप्टर शुरू किया था तभी बता दिया था ना, एक तालिका दी हुई थी, उसमें सब लिखा है कि इसमें कितनी ज़ीरो हैं। तो 1 लाख में पहले देखो कितनी ज़ीरो हैं। वो कह रहे हैं कितने लाख मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं। तो पहले 1 लाख में देखो कितनी ज़ीरो है, 5। 1 बिलियन में कितनी है, 9। तो इसमें 5 है, इसमें 9 है। तो हमें इस 1 लाख से अगर बिलियन में बनाना है तो हम दोनों को भाग करके देख सकते हैं, ठीक है, या तो भाग करके देख लो या गुणा करके देख लो, दोनों तरीके से इसमें पता चल सकता है। अगर मैं भाग करके देखती हूँ तो देखो 1 बिलियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बिलियन ऊपर लिखा, 1 लाख नीचे लिखा। अब कितनी ज़ीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ऊपर से 5 ज़ीरो जो है इसके साथ कट जाएगी, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या बचा, 10,000। तो 10,000 लाख चाहिए 1 बिलियन। 10,000 लाख जो है वो 1 बिलियन के बराबर है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बिलियन बनाने के लिए हमें कितने लाख चाहिए, तो हमें यहाँ पे मिले 10,000 लाख। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे 5 ज़ीरो हैं, यहाँ पे 9 ज़ीरो हैं, तो कितनी ज़ीरो कम है इसके अंदर देख लो। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो यहाँ तक आ गई तो 1 2 3 4 ज़ीरो कम है ना। अगर यहाँ पे 4 ज़ीरो में और लगा दो तो 1 बिलियन बन जाएगा। 4 ज़ीरो किस में होती है, 10,000 में, ये देखो है ना। अगर आप इस लाख को 10,000 से गुणा कर दो तो आपका 1 बिलियन बन जाएगा, तब भी आपका 10,000 लाख ही आएगा। आप सीधा इसको इस तरीके से कर लो या फिर आप इसको गुणा करके भी कर लो, तब भी आपका यही आएगा। उत्तर आपका यही आएगा कि 10,000 लाख चाहिए 1 बिलियन बनाने के। अब प्रश्न 9 देखो, आपको 1 से 9 तक संख्या के संख्या पत्रकों के 2 समूह दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक बक्से में एक संख्या पत्रक को रखकर निम्न परिणामों को प्राप्त कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक जो है हम उन संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे और उन संख्याओं का इस्तेमाल करके हमें ना देखो, एक हमें ये 7 यहाँ पे दे रखे हैं बक्से, यहाँ पे 5 दे रखे हैं। इसी तरीके से नीचे हम एक बार और 7 और एक बार और 5 बना सकते हैं। और उनके अंदर हमें करना क्या है, देखो नीचे दिए गए प्रत्येक बक्से में एक संख्या पत्रक को रखकर हमें हर एक बक्से में एक संख्या पत्रक को रखना है और फिर उनको रखकर सबसे बड़ा संभावित योगफल बनाना है। फिर उसके बाद उन्हीं को यहाँ पर दोबारा हम उसको इस्तेमाल करेंगे और 2 परिणामी संख्याओं का सबसे छोटा संभावित अंतर बनाएंगे। कैसे, देखो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको सबसे बड़ा यहाँ पे देखो, पहले सबसे बड़ा संभव योग प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे बड़ा संभावित योगफल प्राप्त करना है और अंक कितने हमारे पास 1 से लेकर 9 तक है। तो सबसे बड़ा अगर संभावित योगफल प्राप्त करना है ना, तो आपको पहले 7 अंकों की संख्या बनानी पड़ेगी, एक बड़ी। सबसे बड़ा संभव योग प्राप्त करने के लिए 7 अंकों की संख्या और 5 अंकों की संख्या दोनों सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो हम ये बना लेंगे 9 8 7 6 5 4 3 और 9 8 7 6 5, ये 7 अंकों की हो गई, ये 5 अंकों की हो गई। तो दोनों का जब योग करोगे तो आपका योग आएगा ये, और ये जो योग आया है ना, ये हमारा क्या आया है, ये हमारा एक बड़ा योग आया है, सबसे बड़ा संभावित योग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 8 7 6 5 4 3, यहाँ लिख दिया 9 8 7 6 और 5। तो मेरा इनको क्या आया, इन दोनों का मैंने योग किया, तो योग करने के बाद जो मेरा आया वो मेरा क्या आया, वो सबसे बड़ा संभावित योगफल जो है वो मेरा यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से अब 2 परिणामी संख्याओं का सबसे छोटा संभावित अंतर निकालना है। तो देखो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगर सबसे छोटा संभव अंतर प्राप्त करने के लिए 7 अंकों की संख्या सबसे छोटी और 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जब हमने लिखा है ना, इसकी जगह ये जो 7 अंकों की संख्या है वो छोटी होनी चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, और 5 अंकों की संख्या बड़ी होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, यहाँ पर आ गया 5 6 7 8 9, 9 8 7 6। अब इनका अंतर निकालना है तो इसको घटा दो, घटा के आपका आ जाएगा यहाँ पे 11,35,802 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 2 परिणाम संख्याओं की सबसे छोटा संभावित अंतर आ गया। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 7 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या और इन दोनों का
अंतर आ गया हमारा ये। ठीक है, अब प्रश्न 10 देखो, आपको कुछ संख्या पत्रक 4000, 13000, 300, 70, 100, 1, 50, 0, 0, 0 और 20 और 5 दिए गए हैं। इन पत्रकों का उपयोग करके आप अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं भी संक्रियाओं का उपयोग करके नीचे दी गई संख्याओं में जितना हो सके उतना निकटतम पहुंच सकते हैं। एक विशेष संख्या को बनाने के लिए प्रत्येक पत्रक का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इन्होंने एक बना के दिखाया, जैसे कि यहाँ पे है 1,10,000, तो इसका जो निकटतम बना ना, तो यहाँ पे जैसे 4000 है, इन्होंने ये 4000 लिया, इसको गुणा किया किससे, यहाँ पे 20 को 5 से जमा कर दिया, फिर 13,000 उसमें जमा कर दिया, तो 1,13,000 बन गया इनका। अब वो कह रहे हैं कि ये जो संख्या है ना, ये पत्रक संख्या है जो एक ही बार लेनी है, यानी कि 4000 2 बार ले लिया, ऐसा नहीं, 20 को 2 बार ले लिया, ये नहीं करना, 5 को 2, ऐसा नहीं करना, एक ही बार लेनी है। और जो ये संख्या बनी ना, ये देखो ये इसके निकट है, तो यहाँ पे लिखा है कि अपनी इच्छा अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संक्रिया, किसी का भी यहाँ इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं और संख्या को जितना हो सके उतने निकटतम पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 2 लाख है, तो 1,10,000 का तो आपने ये देख लिया कि आपका इस तरीके से ये बन सकता है। या फिर एक और तरीका है 1,10,000 का बनाने का, इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। जैसे कि आपने इसमें से ले लिया, यहाँ पे हमें दे रखा है 70,000, तो हमने इसमें से ले लिया 70,000, फिर 4000 को गुणा कर दिया 5 से, 20,000 हो गया, 13,000, 300 और 20, तो 1 लाख यहाँ पे 3,320 बन गया, जो कि 1,10,000 के निकटतम है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें 2 लाख बनाना था, तो 2 लाख तो पूरा ही बन जाएगा। 1,50,000 हमें इसमें दे रखा है, उसमें हमने 70,000 जोड़ा, उसमें से घटा दिया 4000 गुणा 5, तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा 4000 गुणा 5 किया तो 20,000 आ गया। इन दोनों को जब जोड़ा तो 2,20,000 बन गया, उसमें से 20,000 घटा दो तो पूरा का पूरा आपका ये 2 लाख बन जाएगा। ठीक है, अब इसका सी देखो, क्योंकि उन्होंने बोला जितना हो सके आप इसके निकटतम पहुंच सकते हो, तो हमारा तो ये पूरा भी बन सकता है। जैसे 1.5 लाख को 1,50,000 को 4 से गुणा करो तो यहाँ पे 6 लाख बन गया, 4000 को 5 से गुणा करो तो 20,000 बन गया, इन दोनों को घटा दो तो 5,80,000 बन गया। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1,50,000 को 8 से गुना किया तो 12 लाख, 13,000 को 4 से गुना किया 52,000, घटा दो इसमें 4,000, तो इन दोनों को जमा करके इसमें से 4,000 घटा दो तो 12,48,000, जो कि इसका निकटतम है। ठीक है, आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको इसी तरीके से कराना है। अगर आपका थोड़ा सा चेंज करो और उससे थोड़ा सा आपका आगे पीछे हो तो बस इसके निकटतम रहना चाहिए आपका, या फिर पूरा का पूरा आना चाहिए। उसके बाद देखो ई वाला, ई में भी आप ऐसे करो, 1,50,000 को 4 से गुणा करो, जमा करो 4, घटा दो 13,000, तो 21 लाख जमा 4,000 हो गया, 21,04,000, इसमें से 13,000 घटा दो तो 20,91,000, जो कि इसका निकटतम आ गया। ठीक है, प्रश्न 11 देखिए, पता लगाइए कि एकता की प्रतिमा की ऊंचाई से मिलान करने के लिए कितने सिक्कों का ढेर लगाना चाहिए। मान लीजिए कि प्रत्येक सिक्के की मोटाई 1 मिलीमीटर है। अब एक सिक्के की जो मोटाई है वो तो 1 मिलीमीटर है, और जो एकता की प्रतिमा थी जिसकी यहाँ पर हमें ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 180 मीटर। एकता की प्रतिमा की ऊंचाई है 180 मीटर, और जो हमारे पास सिक्का है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो कितना ज़्यादा फर्क है, तो कितने सिक्कों का हमें ढेर लगाना पड़ेगा ताकि वो एकता की प्रतिमा की ऊंचाई के बराबर आ जाए। तो पहले यहाँ पे 180 मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, और जो सिक्के की जो मोटाई है ना वो मिलीमीटर में दे रखी है, तो पहले हमें 180 को मिलीमीटर में लाना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो पहले 180 को 100 से गुणा करना पड़ेगा सेंटीमीटर में बदलने के लिए, फिर उसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 मिलीमीटर। अभी जो 180 मीटर था ना वो 1,80,000 मिलीमीटर में बदल गया। अब सिक्के की ऊंचाई कितनी है, 1 मिलीमीटर। सिक्कों की संख्या पता करने के लिए प्रतिमा की ऊंचाई को भाग दे देंगे एक सिक्के की मोटाई से, तो 1,80,000 को भाग देंगे 1 से, तो 1,80,000 सिक्के जो है हमें चाहिए एकता की प्रतिमा की ऊंचाई के बराबर। ठीक है, अब प्रश्न 12 देखो, एक बहुत बड़े समुद्री पक्षी
एल्बाट्रॉस के पंखों का फैलाव लगभग 7 फीट चौड़ा होता है। 60 फीट चौड़ा, मुझे लग रहा है शायद ये वाला पक्षी होगा। इसका जो चौड़ाव है ना, इसके पंखों का 7 फीट चौड़ा है। वे कई महासागरों स्थानांतरों के लिए जाने जाते हैं। एल्बाट्रॉस एक दिन में लगभग 900 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इनकी एक दिन के अंदर ही 900 से 1000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होता है। एक दिन में इतनी दूरी वो तय कर लेता है। रिकॉर्ड में सबसे लंबी एकल यात्रा उसकी जो आई है वो 12000 किलोमीटर की आई है। प्रशांत महासागर को पार करने में ऐसी यात्रा में लगभग कितने दिन लगेंगे? प्रश्न समझ में आ गया। यहाँ पे एक पक्षी की बात हो रही है जिसका जो पंखों की चौड़ाई 7 फीट है और वो एक दिन में 900 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और जो उसका रिकॉर्ड किया गया था एक उसकी लंबी एकल यात्रा का, वो 12000 किलोमीटर था। तो प्रशांत महासागर को पार करने में ऐसी यात्रा में लगभग कितने दिन लगेंगे? कैसी यात्रा, कौन सी यात्रा की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है 12000 किलोमीटर की, कि 12000 किलोमीटर की जो उसने यात्रा करी है वो उसने कितने दिनों में करी है। समझ आ रही है? ये लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे जो कुल दूरी है वो 12000 किलोमीटर है। एक दिन में तय की गई दूरी 900 से 1000 किलोमीटर है। दिनों की संख्या हमें पता करनी है ना, तो हमें 12000 से ही इसको भाग करना पड़ेगा। एक बार 900 से, एक बार 1000 से, क्योंकि एक दिन में वो 900 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है ना, कोई फिक्स दूरी तो नहीं लिखी हुई, 900 से 1000 लिखा हुआ है। तो दिन की अगर हमें दिनों की संख्या पता करनी है तो 12000 को 900 से आप भाग दोगे, 20 से 20 कट जाएगी, बाकी इसको आप भाग दोगे तो 13.3 दिन आ गए। अगर वो रोज़ की 900 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 12000 किलोमीटर की दूरी 13.3 दिन में पूरी करेगा। लेकिन अगर वो हर दिन 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 12000 किलोमीटर जो है वो 12 दिन में पूरा करेगा। तो 12000 किलोमीटर की दूरी में कुल दिन लगेंगे 12 से 13 दिन। ठीक है। उसके बाद 13 प्रश्न है 13वां। लिमोसा भी एक पक्षी है। लिमोसा के नाम सबसे लंबी अवृत उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज है कि सबसे लंबी उड़ान करता है। ठीक है। बिना रुके अलास्का से ऑस्ट्रेलिया 13560 किलोमीटर की यात्रा की, यानी कि यहाँ से लेके अलास्का से लेके ऑस्ट्रेलिया तक उसने 13560 किलोमीटर की यात्रा करी। यह यात्रा 13 अक्टूबर 2022 से आरंभ होकर 11 दिन लगातार चली। उसके द्वारा प्रत्येक दिन में तय की गई लगभग दूरी ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा कि हर दिन उसने कितने किलोमीटर यात्रा करी, ये तो उन्होंने हमें 11 दिन का बता दिया ना कि 11 दिन में उसने जो है इतने किलोमीटर यात्रा की। तो हर दिन उसने कितने किलोमीटर यात्रा करी पता लगाइए कि उसने प्रत्येक घंटे में, यानी कि हर दिन का भी बताना है और हर घंटे का भी बताना है। 2 चीज़ें बतानी है इसमें। तो पहले लिख लो कुल जो है इसमें, यहाँ पे दिन नहीं, यहाँ पे आएगी कुल दूरी, है ना। कुल दूरी उसने जो तय करी, कुल दूरी जो उसने तय करी वो उसने करी 13560 किलोमीटर उसने कुल दूरी तय करी। और कितने दिन में तय करी? दूरी तय करने में लगा समय 11 दिन लगा। दूरी तय करने में लगा समय घंटों में, ये तो दिनों में लिख दिया ना हमने, तो घंटों में कितना लगा? अगर 11 दिन, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 11 दिन में 264 घंटे हो गए। प्रतिदिन तय की गई दूरी, अब हर दिन उसने कितनी दूरी तय करी, हर दिन का भी बताना, हर घंटे का भी बताना है। तो प्रतिदिन उसने कितनी दूरी तय करी? जितनी उसने पूरी यात्रा उसने करी उसको हम भाग देंगे 11 से, तो हमारे प्रतिदिन की दूरी निकल आएगी। तो उसको आप भाग दोगे तो आपका ये आएगा। तो प्रतिदिन उसने 12032.72 उसने दूरी तय करी, जिसको हम अनुमानित दिन लिखेंगे 1233 दिन, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 7 है तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा। तो 1233 दिन में उसने जो है 1233 दिन में उसने दूरी जो है वो तय करी। प्रतिदिन उसने कितनी दूरी तय करी? इतनी। अच्छा, ये उसकी प्रतिदिन की दूरी आ गई, यहाँ पे दिन नहीं आएगा। प्रतिदिन उसने दूरी तय करी, दोनों को भाग देंगे तो प्रतिदिन उसने जो दूरी तय करी वो 1233 दूरी उसने तय करी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिदिन अनुमानित
दूरी, यहाँ पे दूरी आएगा। प्रति दिन अनुमानित दूरी हो गई 1233, प्रति घंटे तय की गई दूरी। तो अब हम यहाँ पे 13,560 को 264 से भाग देंगे तो 51.36 आ गया। तो जिसको हम यहाँ पर 51 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो प्रति घंटे, यहाँ लिखो प्रति घंटे अनुमानित दूरी। तो प्रति घंटे उसने कितनी अनुमानित दूरी करी? 51 किलोमीटर। तो यहाँ पर प्रति दिन अनुमानित दूरी भी निकल गई कि प्रतिदिन उसने इतनी दूरी तय करी, और प्रति घंटे अनुमानित दूरी भी हमारी यहाँ पर निकल गई। तो दोनों चीज़ें हमें इसमें निकालनी थी। ये तो वैसे उसकी फिक्स आई है, ये हमने इसको अनुमानित में लिख दिया। अब देखो 14वां, बॉल्ड ईगल को भूतल से 4,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे भी एक बर्ड है बॉल्ड ईगल, जो कि 4,500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने के लिए जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,500 मीटर है। हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई पे उड़ता है? 10,000 से 12,800 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। सोमू के भवन की तुलना में ये ऊंचाइयाँ कितने गुना बड़ी हैं? कितने गुना बड़ी हैं? अब सोनू का भवन तो बहुत ही छोटा था, 40 मीटर का। ये तो 45,000, 6,000, 8,500, 10,000, 12,800, ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो कितने गुना ऊंची हैं, सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो सबसे पहले सोमू के भवन की ऊंचाई 40 किलोमीटर हो गई। बॉल्ड ईगल की उड़ने की ऊंचाई कितनी है? 4,500 से 6,000 मीटर। तो बॉल्ड ईगल की भवन से तुलना अगर हम करें तो पहले, क्योंकि सोमू के भवन की 40 है ना, तो 6,000 को एक बार 40 से भाग दो, 4500 को भी एक बार 40 से भाग दो, क्योंकि उसकी दो ऊंचाइयाँ लिखी हुई हैं तो दोनों से करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 से 0 काट दो, बाकी सबको भाग दे दो। इसमें आ जाएगा 150, इसमें आ जाएगा 112.5। तो इसलिए बॉल्ड ईगल जो है 112 से 150 गुना ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। किससे? सोमू के भवन से। उसके बाद आया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दे रखी है, इसको भी 40 से भाग करो, क्योंकि सोमू के भवन की ऊंचाई 40 है। तो 0 से 0 कट जाएगा, बाकी को भाग दे दो, तो 221.25 आ गया। तो इसलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 221 गुना लंबा है सोमू के भवन से। ठीक है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे हवाई जहाज़ की ऊंचाई। अब हवाई जहाज़ की ऊंचाई 10,000 से लेके 12,800 मीटर तक दे रखी है। तो एक बार 40 से आपको 10,000 से भाग करना पड़ेगा, एक बार 12,800 से। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गई, बाकी को भाग दे दो तो 250 आ गया। यहाँ पे भी 0 से 0 कट गई, बाकी को भाग दे दो 320 आ गया। इसलिए हवाई जहाज़ जो है 250 से 320 गुना ऊंचा है सोमू के भवन से। ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है सारी ऊंचाइयां जो है इसकी निकालनी है। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है ये पहला चैप्टर जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।